Hello friends, today we are going to talk about the future of Bangladesh. What is the future of Bangladesh? After the fall of Sheikh Hasina government, what is the future of Bangladesh? बहुत सारे कन्विक्शंस है, बहुत सारे प्रिडिक्शंस हैं लोगों के बांग्लादेश को फ्यूचर को लेके। 1921 में जो देश आज़ाद हुआ, आज बांग्लादेश शायद उसी रास्ते की तरफ जा रहा है। जिन बांग्लादेशी हिंदुओं ने, जिन सेकुलर मुस्लिम्स ने और जिन लोगों ने बांग्लादेश को बनाने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, आज बांग्लादेश में उन्हीं को चुन चुन के मारा जा रहा है। बांग्लादेश में वैसे भी हिंदूज़ की पॉपुलेशन बहुत कम थी और भी घट के हो रही है। मास लेवल पे हिंदू महिलाओं के साथ रेप्स हो रहे हैं, मास लेवल पे कन्वर्जेंस हो रहे हैं। चैतन्य प्रभु इस्कॉन के जो गुरु थे, जिन्होंने कहीं न कहीं बांग्लादेश के हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया है। और जो बांग्लादेश में सेकुलर मुस्लिम थे, जो कि एक ब्राइट फ्यूचर देखते थे बांग्लादेश का, जिनके पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी थी बांग्लादेश को बनाने में, उनको भी चुन चुन के मारा जा रहा है बांग्लादेश में। आज बांग्लादेश में आपको मारने के लिए बहुत ही सिंपल रीज़न चाहिए। आप पे एक छोटा इस निंदा का आरोप लगा देंगे वो, और फिर आपको ढूंढ के मार देंगे। आज बांग्लादेश उसी रास्ते पे जा रहा है जिस रास्ते पे सालों पहले पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान में आज माइनॉरिटीज़ करीब करीब 1947 में 18 to 20% थी, आज मात्र 1% बची हैं। और जिस राज्य में माइनॉरिटी का फॉल होता है, उस राज्य में कंट्री की इकनॉमी का अपने आप फॉल हो जाता है। वो राज्य पूरी तरीके से बर्बादी के मुहाने पे होता है। आज पाकिस्तान IMF के लोन के तले दबा हुआ है, उस पे दुनिया भर का कर्जा है, और उसके खुद के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये एडमिट किया है कि हम दुनिया भर में जाते हैं, भीख मांगते हैं और हमें शर्म आती है। इट्स अ वेरी शेमफुल मोमेंट फॉर एनी कंट्री। और आज पाकिस्तान की इकनॉमी पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। कोई भी कंट्री आज आज पाकिस्तान सर्वाइव तो कर रहा है, बट बाई वूम, बाई लोन्स। आज पाकिस्तान की दुनिया में सबसे ज़्यादा बेकर्स भी अगर किसी देश में पाए जाते तो पाकिस्तान ही है। जिस जो हाल है पाकिस्तान का। एंड यही होता है कि जब आप रिलीजन को अपना सब कुछ बना लेते हो तो यही होता है। देखिए, रिलीजन कब अच्छा लगता है? जब खाना पेट में हो, जब पेट भरा हुआ हो, तब अगर आपको धर्म का चूरन दिया जाए तो खाने को हजम करने का काम करता है और बहुत अच्छा भी होता है। लेकिन जब पेट खाली हो और तब धर्म का चूरन दिया जाए तो वही चूरन जहर लगता है। मैं यहाँ पे किसी रिलीजन को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बस कि जब रिलीजन की एक लिमिट होती है, जब रिलीजन पूजने की चीज़ होती है, ना कि उसको लाइफ में हर जगह इन्वॉल्व करो। जब आप लाइफ में रिलीजन को हर जगह इन्वॉल्व कर लोगे तो फिर वो कहीं न कहीं आपका दम घुटने लगती है। आज पाकिस्तान में रिलीजन मीन्स एवरीथिंग, बट उसके पैसे से फ़ायदा क्या उसका हुआ? आज पाकिस्तान में लोग दो वक्त के खाने के लिए मर रहे हैं। पुलिस लिबरेशन आर्मी ने अपना ऑपरेशन हराफ चला के रखा है, काला तूफान, और वो भी अपना पाकिस्तान से अलग होने के लिए मांग कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। और ये हमें दिखाता है कि जब रिलीजन को आप सब कुछ मान लेते हो, सारी प्रायोरिटीज़ दे देते हो, तब आपकी पहली जब आपकी प्रायोरिटी देश से बढ़कर रिलीजन हो जाती है तो क्या होता है? ये इसका पहला जीता जागता उदाहरण हमारे पास पाकिस्तान है। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए ईरान। 1979 में जिन ईरानी स्टूडेंट्स ने इस्लामिक रेवोल्यूशन किया था, ईरान में रजा पहलवी की सरकार को हटा करके खुमैनी की सरकार लाई थी, जो इस्लामिक रेजिम थी उनकी गवर्नमेंट लाई थी। आज वही ईरानियन स्टूडेंट्स, आज वही ईरान की पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है। किससे बचने के लिए? ईरान से बचने के लिए। करीब मोर देन 30,000 प्रोटेस्टर्स को अब तक ईरान में मारा जा चुका है। मैं इसका लेकर श्योर नहीं कि कितना आंकड़ा है, लेकिन अभी तक जो डिटेल्स हैं उसमें 30,000 प्रोटेस्टर्स की हत्या हुई है। ये बताया जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट में ईरान और इजराइल और अमेरिका का हाथ है। मे भी कुछ हद तक ये सच भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते, लेकिन इजराइल और अमेरिका के एजेंट्स कितने होंगे? मात्र 5-6, 100, 200, 1000। लेकिन प्रोटेस्टर्स 30,000 प्लस प्रोटेस्टर्स को मारा जाना, उसमें हर कोई प्रोटेस्टर तो ये नहीं होगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि पूरी दुनिया अब चुप भी है। ईरान ने जिस तरीके से अपनी पब्लिक के साथ किया, कहीं न कहीं वो सही नहीं था। एक डेमोक्रेटिक नेशंस में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम थर्ड नंबर पे आते हैं बांग्लादेश पे। आज बांग्लादेश की यूथ को इस लेवल पे रेडिकलाइज़ कर दिया गया है कि उनको रिलीजन के सिवाय और कुछ दिख नहीं रहा है। उन्हें यही दिख रहा है कि उनका रिलीजन ही उनका पेट भरेगा। सर, जब आपकी इकोनॉमिक्स सर्वाइव नहीं कर पाएगी ना, तो ये जो रिलीजन का भूत है अपने आप उतरेगा। जिन लोगों ने बांग्लादेश को बनाने अपना सेक्रीफाइस, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, जिन बांग्लादेशी हिंदुओं ने, जिन सेकुलर मुस्लिम ने अपना सब कुछ बांग्लादेश में निछावर कर दिया था, आज उन्हीं को मारा जा रहा है। वास्तविकता में देखा जाए तो बांग्लादेश इन्हीं लोगों का था।
वास्तविकता में बांग्लादेश इन्हीं राष्ट्रवादी मुसलमानों का था जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया था। वास्तविकता में बांग्लादेश इन्हीं सेकुलर मुस्लिम का था जिन्होंने आगे बढ़कर अपने देश को प्रायोरिटी दी थी। वास्तविकता में बांग्लादेश इन्हीं बंगाली हिंदुओं का था जिन्होंने अपने देश की खातिर अपना घर, परिवार, माँ, बेटी, बहन सब कुछ छोड़ दिया था। वास्तविकता में बांग्लादेश उन बांग्लादेशी महिलाओं का था जिन्होंने ये कसम खाई थी कि वो इस रूल के खिलाफ लड़ेंगी। लेकिन आज हुआ क्या है, पूरे बांग्लादेश में बंगाली कल्चर को ख़त्म करके इस्लामिक कल्चर को इम्पोज किया जा रहा है। वहाँ पे उर्दू को कंपलसरी बनाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे बीइंग अ बंगाली जिस एट द टाइम ऑफ रूल ऑफ पाकिस्तान in Bangladesh, being a Bengali was a crime. But now in Bangladesh, being a Hindu is a crime. और जिस देश में माइनॉरिटीज़ का खात्मा होता है या फिर माइनॉरिटीज़ नहीं रहती, वो देश अपने आप ही फॉल की ओर बढ़ता है। आप मेरे हिसाब से किसी भी देश का पैमाना उसकी माइनॉरिटीज़ होना चाहिए। माइनॉरिटीज़ अगर बढ़े या कम रहे ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि माइनॉरिटीज़ एक सेफ़ इन्वायरमेंट में रहे, उनके लिए एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाए। लेकिन जो ईरान ने किया, आज वहाँ पे सिर्फ 1% माइनॉरिटी बची है। पाकिस्तान में सिर्फ 1% माइनॉरिटी बची है और बांग्लादेश में भी आज माइनॉरिटीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जब आपकी माइनॉरिटीज़ ख़त्म होंगी तो फिर जो लोग आएंगे उनके लिए उनकी प्रायोरिटी वो लोग खुद होंगे। रिलीजन को हमेशा से एक प्रॉपर टूल बना के यूज किया गया अपने फ़ायदे के लिए। अगर जमात इस्लामी बांग्लादेश में रूल में आती है तो वो कहीं ना कहीं ISI एंड पाकिस्तान की ओर से काम करेगी एंड मोर आरलेस अमेरिका की ओर से। अभी तक ये मोहम्मद यूनिस जो इंतरिम सरकार में एडवाइज़र का रोल निभा रहे हैं, बांग्लादेश में हमेशा से 6 मंथ तक कोई एडवाइज़र रहता है। ये भाई साहब 22.5 ईयर्स आई थिंक 2.5 ईयर्स से ही रूल कर रहे हैं और अंतिम सरकार में एडवाइज़र का भी रूल करें। साफ है कि बांग्लादेश का कोई ब्राइट फ्यूचर है नहीं। शेख हसीना के पास एक बहुत ही अच्छा ब्राइट प्लान था, एक ब्राइट फ्यूचर था। बांग्लादेश की GDP बहुत ही अच्छा परफॉर्म करी थी, इवन कि इन कंपेरिजन टू इंडिया इट इज़ परफॉर्म वेरी बेटर, इट्स परफॉर्म वेरी बेटर। बट नाउ देयर इज नो फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश। जिस एक फेक रिजर्वेशन इशू को क्रिएट करके बांग्लादेश में यूथ को रेडिकलाइज कर दिया गया और आज उन्हें ये बांग्लादेश के यूथ को ये बताया जा रहा है कि इंडिया उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। भाई जिस देश ने आपको आज़ादी दिलाने में अपने जवानों को खोया हो वो भला आपका दुश्मन क्यों हो सकता है? अगर इंडिया को वाकई में बांग्लादेश की ज़मीन चाहिए होती थी तो इंडिया आसानी से कैप्चर कर सकता था। इंडिया के पास इतनी पावर और इतनी क्षमता है, लेकिन इंडिया बांग्लादेश का हित चाहता है और कई लोग ये बात खुल के बोलने से डरते हैं। हमें कोई नहीं भाई, युद्ध से भारत सालों से युद्धों का ही देश रहा है। इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ वॉर्स, वी फाइट। हमारे यहाँ हर बिफोर ब्रिटिश 1857 से पहले भी हमारे यहाँ हर 2 साल 3 साल में राजा आपस में लड़ते रहते थे, तो हमें युद्ध से कोई परहेज नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश का नुकसान होगा। अगर जमात इस्लामी बांग्लादेश में रूल में आती है तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के साथ जो होगा उसका हम आइडिया नहीं लगा सकते। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अब सब कुछ डिपेंड करता है तो बांग्लादेश की हिंदू माइनॉरिटीज़ पे, वहाँ के सेकुलर मुस्लिम से और वहाँ की महिलाओं पर डिपेंड करता है कि अब आपको आगे 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 लड़ाई लड़नी होगी या आपकी लड़ाई है, आपके लिए कोई और नहीं लड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप से सबने आशा की थी लेकिन वो तो 360 डिग्री टर्न कर गए। तो आपको आपकी लड़ाई लड़नी होगी सर। ना कोई हिंदुस्तान आगे आएगा, ना कोई नेपाल आगे आएगा। यहाँ पे सिर्फ छोटे मोटे प्रोटेस्ट होंगे। ये लड़ाई आपकी है। आप कैसे लड़ेंगे, क्या तरीका होगा, क्या मेथड होगा, ये आपको तय करना है। लेकिन ये लड़ाई बांग्लादेश के राष्ट्रवादी मुसलमानों की, बांग्लादेश के राष्ट्रवादी हिंदुओं की और बांग्लादेश के सेकुलर मुस्लिम्स की, बांग्लादेश की महिलाओं की है जो अपनी आज़ादी चाहते हैं। क्योंकि अगर जमात पावर में आई तो महिलाओं की आज़ादी को पूरी तरीके से ख़त्म करेगी, वहाँ के माइनॉरिटीज़ का सफाया करेगी, वहाँ के जो सेकुलर मुस्लिम्स हैं उनको भी चुन चुन के मारेगी। और जो 1971 में जो जिन लोगों ने बांग्लादेश की आज़ादी में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था उन्हें भी छोड़ेगी नहीं। क्योंकि जमात बेसिकली 1971 के वार के टाइम भी उन्होंने पाकिस्तान का ही सपोर्ट किया था। और बांग्लादेश में जो रजाकर्स थे जिन्हें शेख मुजीबुर रहमान आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश सज़ा देना चाहते हैं। बेसिकली उन सबको चाहते थे तो फांसी पर लटका दिया जाए, बट ड्यू टू UN ह्यूमन राइट्स के तहत उन सांपों को छोड़ दिया गया। और कहते हैं जब आप सांप का फन कुचलने के बजाय आप सांप के सिर को भी जिंदा रखेंगे तो उसमें जहर बचा रहता है। और बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट का सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने कभी भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, उनके साथ हमेशा कोऑपरेशन करने की कोशिश की। उन्हें लगा ये उनकी अपने समझ लेंगे, लेकिन वो एक चीज़ भूल गई, एक्सट्रीमिस्ट
रूढ़िवादी कभी किसी के नहीं होते। कट्टरवादी लोग, रूढ़िवादी लोग कभी किसी के नहीं होते। वो खुद के आइडियोलॉजी के भी सगे नहीं होते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो चीज़ें रखती हैं वो ये है कि उन्हें किस चीज़ से बेनिफिट होती है। एट द लास्ट, प्रॉफिट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनीथिंग, वेदर इट इज़ रिलीजन, वेदर इट इज़ बिजनेस, एनीथिंग एल्स। उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनका प्रॉफिट क्या होगा। शेख हसीना मैम के पास एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर था बांग्लादेश का। बांग्लादेशी महिलाएं भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, लेकिन अब फिक्स है कि बांग्लादेश में जो भी गवर्नमेंट आएगी, महिलाओं की स्थिति और बद से बदतर होगी। बांग्लादेश में हर घंटे में कम से कम 1 से 2 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल वायलेंस हुए हैं। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को हंट डाउन किया जा रहा है, वहाँ पे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों में आग लगाई जा रही है। और तो और बांग्लादेश में जो भी नेशनल हेरिटेज हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है। हम कुछ कह नहीं सकते कि बांग्लादेश का फ्यूचर क्या होगा, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, बट आई होप कि आप कुछ अच्छा कर पाएँ।